हाँ तो बच्चों, हम लोगों ने अगले क्लास में देखा था कि पीड़क जीवों तथा खरपतवारों से सुरक्षा। अगले क्लास 8 क्लास के अगले क्लास में हम लोग साइंस विषय में देखा था कि पीड़क जीवों तथा खरपतवारों से सुरक्षा। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। तो पीड़क जीवों तथा खरपतवारों, फिर इसको रिपीट कर देता हूँ। पीड़क जीव यानी वह जीव जो पेड़ पौधे के पत्तियों को, फलों को, फूलों को खा जाते हैं, उसको पीड़क जीव कहते हैं। एवं खरपतवार यानी जो पौधों के साथ अवांछित पौधे उग आते हैं, जिससे पौधे को उचित पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वह सूख जाता है, उसकी वृद्धि सही रूप से नहीं हो पाती है। देखो, खरपतवार पोषक तत्वों को वृद्धि को रोकने के लिए, यानी खरपतवार के वृद्धि को रोकने के लिए जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है उसको खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D 2-4 जो दिया गया है, 2,4-D तथा मेटाक्लोर, दो मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ये रसायन है जिससे खरपतवार को नाश करते हैं। हम लोगों को अगला जो पढ़ना है, पादप रोगों पर नियंत्रण। देखिए, पौधों में कुछ रोग होते हैं, बीमारियां होती है, जो कवक जनित होते हैं, जीवाणु जनित होते हैं, विषाणु जनित होते हैं। यानी कवक से भी रोग होता है, जीवाणु से भी रोग होता है, एवं विषाणु से भी रोग होता है, पौधों में रोग होते हैं। तो कीट उनके वाहक होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गेहूं का जो रोग होता है, जैसे कीट है, कंठ है, तथा आलू में सीड़ता रोग, ये सब रोग जो होते हैं कवक से होने वाले रोग हैं। यानी जो जीवाणु, सीधा सीधे कह सकते हैं कि जो माइक्रोबैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कवक भी होता है, जीवाणु भी होता है और विषाणु भी होता है। तो कवक से होने वाले रोग है, गेहूं में कीट और कंठ होता है, एवं आलू में सीड़ता रोग होता है। ये सभी कवकीय रोग है जो कवक से होने वाले रोग है। चावल में जो होता है पर्णशीलता है, जीवाणु से होने वाला रोग है। यानी जीवाणु से होने वाला रोग चावल में जो होता है वह पर्णशीलता है ना। पर्णशीलता जो है वो जीवाणु से होने वाला रोग है। आलू मोजाइक, पोटैटो मोजाइक, एक आलू में रोग होता है जिसको आलू मोजाइक कहते हैं, या और इंग्लिश में पोटैटो मोजाइक कहते हैं। ये रोग विषाणु जनित है, यानी कि विषाणु से होता है। तो इस तरह के रोगों को से बचाव के लिए जरूरी होता है। और कुछ रोग जो होते हैं वो बीजों द्वारा भी संचालित होते हैं। यानी कि जिस पौधा में इस तरह का रोग हुए होते हैं, उसके फल जो होते हैं, उसके जीन, फल के अंदर जो बीज होता है, उस बीज के अंदर जीन होता है, उसी जीन में अगर उसका गुण अगर समाहित रहेगा, तो अगर हम जो, यानी कि बीमारी जनित बीज को अगर बोते हैं, तो पौधे जो होते हैं इस तरह के होने के चांसेस रहते हैं। यानी कि बीजों के द्वारा भी रोग का संचालन होता है, वह बीज के द्वारा पौधों में रोग आ जाता है। एवं
कुछ मृदा जनित एवं वायु जनित रोग भी होते हैं। मृदा जनित यानी कि मिट्टी में जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि पौधे के लिए हानिप्रद हैं, उस तरह की मिट्टी में पौधे को क्या करते हैं, रोग पैदा करते हैं। एवं कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं वायु के द्वारा भी आते हैं। वायु ठीक नहीं है, वायु प्रदूषित है, इस तरह से उसमें पौधे में रोग पैदा करते हैं। हाँ, तो इस तरह से कवक नाशक, एक शब्द आएगा कवक नाशक, यानी कि कवक नाशकों का उपयोग कहाँ करते हैं? जो कवक जीवों की द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उसमें हम कवक नाशक का उपयोग करते हैं। किसमें करते हैं? यानी कि कवक सूक्ष्मजीव के द्वारा, कवक सूक्ष्मजीव के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उसको खत्म करने के लिए कवक नाशक का उपयोग करते हैं। जिस रसायन का उपयोग किया जाता है उसको कवक नाशक कहते हैं। जैसे कुछ कवक नाशक इस प्रकार है: एग्रोसान, बोडो मिश्रण, डाइथेन M45, डाइथेन 79 इत्यादि। एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग, एंटीबायोटिक हम लोग को मतलब मनुष्यों में भी किसी तरह का बीमारी होता है तो एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है और पौधों में भी होता है। तो एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग जीवाणु जनित रोगों के लिए होता है, यानी कि जीवाणु में जो रोग होता है वह एंटीबायोटिक और स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग किया जाता है। जीवाणु यानी कि विभिन्न तरह के सूक्ष्म जीवों के द्वारा, अंत में रिजल्ट यही निकलता है कि विभिन्न तरह के सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो रोग होते हैं वो विभिन्न तरह के दवाइयों के द्वारा ठीक किए जाते हैं। यानी कि विभिन्न तरह के रोगों के लिए, विभिन्न तरह के जीवाणुओं को मारने के लिए विभिन्न तरह के रसायन का उपयोग किया जाता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पादप रोगों पर नियंत्रण, यानी कि इस तरह से हम पादप रोगों का नियंत्रण कर सकते हैं कुछ रसायनों के द्वारा। यानी कि पादप रोग के बारे में भी जाना और पादप रोग के नियंत्रण के बारे में भी हम लोगों ने जाना। देखिए, कहता है बेहतर भंडारण, बेटर स्टोरेज, यानी कि जो अनाज हम पैदा करते हैं, तो जो अनाज पैदा करते हैं तो उसको हम भविष्य में उपयोग कर सके, इसके लिए हमको बेहतर ढंग से उसको रख रखाव की जरूरत होती है। तो बेहतर ढंग से हम अगर उस अनाज को हम रखते हैं, भंडारित करते हैं, तो हम भविष्य में उस अनाज का उपयोग कर सकते हैं। तो भविष्य में उपयोग करने के लिए भंडारण की जरूरत होती है। तो फिर कैसी भंडारण होना चाहिए? तो बेहतर भंडारण होना चाहिए। यानी कि बेहतर का मतलब है कि रोग मुक्त होना चाहिए, उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगना चाहिए, किसी तरह का कीट भक्षी से उसको सुरक्षित होने चाहिए, नमी से सुरक्षित होनी चाहिए, जो कि जैसा हम रख रहे हैं वैसा ही जब निकाले तो वैसा ही रहे, उसी को बेहतर भंडारण कहा जाता है। इसके लिए क्या काम होना चाहिए कि जिस जगह पे रखते हैं वहाँ के रूम जो हो, गोदाम, जिसको गोदाम कहते हैं, जहाँ अनाज रखा जाता है उसको गोदाम कहा जाता है, वो सीमेंटेड होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, जहाँ पे नमी सर्वे नहीं, यानी नमी वहाँ पर नहीं है, पानी की मात्रा वहाँ पर नहीं है। और जस्ते लोहे की चादरों वाली, जस्ता एवं लोहे की चादरों वाली छत बनाओ, छत बनाओ और दीवार इस तरह से जुड़ी होनी चाहिए कि दीवारों से बरसात में पानी सर्वे नहीं, है ना, यानी कि दीवार और फर्श, छत से रिसाव नहीं हो पानी का। अन्यथा अगर अनाज जो होगा दीवार में भी सटा रहेगा, नीचे फर्श में भी सटा रहेगा, इस तरह से
रिसाव नहीं हो, फर्श में भी सटा रहता है ना, और छत से टपकेगा तो फिर उसी पर आकर के गिरेगा। किस पर? जहाँ पर अनाज को भंडारित किया गया है उसी पर आकर के गिरेगा। इस तरह से फर्श जो हो वो पूरा सीमेंटेड हो। पक्षी तथा कृंतक भी इन गोदामों में प्रवेश नहीं करें। पक्षी जाएगी, सब तो कीड़े मकोड़े भी लेकर जाएगी। एवं कृंतक, कृंतक का मतलब ये हुआ कि जो कृंतक का तो मतलब ये हुआ कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं वह जो स्टोरेज यानी जो अनाज को भंडारित किया गया है, कृंतक यानी जो छोटे मोटे कीटाणु होते हैं जो अनाज को क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है, और जिसे घून वगैरह भी हो जाता है, सब छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, ये सभी कृंतक आते हैं जो उसको खाने का काम करते हैं। कीटों को प्रतिकर्षियों यानी कीटू यानी ऐसा उसमें रसायन का प्रयोग करना चाहिए कि जिससे कीट आकर्षित नहीं हो। स्प्रे का छिड़काव हो, धुएं तथा मैलाथिन जैसे कीटनाशक छिड़क कर दूर रखा जा सकता है। यानी कीटाणुओं को दूर करने के लिए कुछ छिड़काव किए जाते हैं, स्प्रे किए जाते हैं, धुएं दिए जाते हैं। एवं एक आता है मेलाथियन, मेलाथियन एक टैबलेट होता है, दवा है, इसी गोल करके छिड़काव करने से कृंतक जो होते हैं दूर हो जाते हैं। घरों में अच्छी तरह से सूखे हुए अनाज को एल्युमिनियम तथा जस्तेदार लोहे की चादरों से बने हुए ड्रमों में 21% रखा जाता चाहिए। यानी कहता है कि यदि हम घर में भी रखते हैं, अनाज को घर में भी भंडारित किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन कैसी जगह पर करेंगे कि सूखे हुए हो अनाज को, यानी कि अनाज को सुखा कर रखा जाए, यानी उसमें नमी रहेगी तो फिर वह खराब हो जाएगा। सुखा करके रखा जाए, क्योंकि उसमें नमी रहेगी तो वह अनाज खराब हो जाता है। यानी कि अनाज को भंडारित करने के लिए अनाज में मात्र 14% नमी होनी चाहिए, मात्र 14%। तो इसलिए हम उससे ये ध्यान में रखें कि उससे ज़्यादा नमी नहीं हो। अगर उससे ज़्यादा नमी अगर है, अनाज में गीला है, पानी है, उसके अंदर नमी की मात्रा है, तो अनाज जल्दी खराब हो जाएंगे। भंडारित करेंगे तो अनाज खराब हो जाएंगे। इसको ध्यान में रख करके, और जहाँ पे रखेंगे, जिस ड्राम में रखेंगे, उस ड्राम को सुखा करके पोंछ करके रखेंगे ताकि वह अनाज खराब नहीं हो। ठीक है, इस तरह से ये दो टॉपिक ख़त्म हुआ हम लोग का। तो इस क्लास में हम लोग 2 क्वेश्चन लिख ले कि पादप रोग से नियंत्रण कैसे किया जाता है, या पादप रोगों के नाम लिखे एवं इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, पादप रोगों के नाम लिखें एवं इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज को अच्छे तरह से भंडारण कैसे कर सकते हैं, या अच्छी तरह से अनाज को भंडारित करने के लिए क्या किस तरह तरीके अपनाए जाए, यानी कौन सी तरीके अपनाए जाए जिससे कि यानी बेहतर भंडारण के लिए क्या तरीके हैं, इसके बारे में लिखे। बेहतर भंडारण के लिए यानी अनाज के बेहतर भंडारण के लिए क्या तरीके हैं उसको लिखे। फिर से सुन लो क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, अनाज के बेहतर भंडारण के लिए क्या तरीके हैं उसको लिखे।